करना है तो सऊदी अरब को अपने फेवर में करना होगा। पाकिस्तान ये मानता रहा कि सऊदी अरब तो आपके फेवर में आएगा नहीं। मैं मेजर पार्ट की बात कर रहा हूँ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम कार्ड खेल रहा था। पाकिस्तान डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी कॉपीज जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उसमें कुछ फेक सेंटेंसेस यूज करके जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अमंग गल्फ कंट्रीज और कह रहा था कि देखो इंडिया इज नॉट सेफ फॉर मुस्लिम्स। और सऊदी अरब यूर हब ऑफ यू कैन से सेंटर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मक्का मदीना यहां पर है। तो सऊदी अरब यू शुड बी वोकल अगेंस्ट इंडिया। और आप वोकल नहीं हो रहे तो कोऑपरेशन तो एटलीस्ट मत दिखाइए एट इंटरनेशनल लेवल। आप पाकिस्तान की साइड रहिए। अब ऐसे डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया ने फिर अपनी ओरिजिनल कॉपीज, उस समय 1000 कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कराया अमंग गल्फ कंट्रीज की, भाई जो पाकिस्तान फैला रहा है झूठ फैला रहा है। और पाकिस्तान ने ये डायरेक्ट नहीं करा, ऑफिशियल चैनल से नहीं करा, बैक चैनल से किया। लेकिन आज तो हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, राइट? तो ऐसी अगर डिसइंफॉर्मेशन होती है तो उसको काउंटर करना भी आसान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी अगर मिडिल ईस्ट को जीतना है तो सऊदी जरूरी तो है, लेकिन सऊदी अगर पूरी तरीके से आपकी तरफ ना आ रहा हो तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है कि जो नेक्स्ट राइजिंग पावर है उसको सपोर्ट करो। और ऐसे इंस्टांसेस पे सपोर्ट करो कि जब सऊदी आपके खिलाफ जाए तो आप इसको मजबूत कर दो। तो अगर सऊदी और यूएई में आपस में कुछ मौकों पर रिफ्ट दिखे और उस समय पर इंडिया यूएई को सपोर्ट करे, तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेंथनिंग यूएई इज लाइक गेटिंग द डोर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, राइट? अब ये कैसे होता है, अभी हम इस पर बात करेंगे। मैंने यहां पर लिखा मेना। मेना का मतलब होता है मिडिल ईस्ट एंड नदर्न अफ्रीका। ये समझ लीजिए कि इस समय पर यूएई, ये रहा यूएई, यहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इट्स लाइक डोर ऑफ इंडिया इन मेना रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएई अपने आप को एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह इस्तेमाल करता है। यानी कि दुनिया के कई देशों को अगर ट्रेड करना होता है अरब कंट्रीज में, तो यूएई कहता है यार कहां अलग अलग देशों के साथ ट्रीटी करोगे, टेंशन छोड़ो, तुम मेरे साथ ट्रीटी साइन करो, मेरे यहाँ पर सामान भेजो, फिर मेरे यहाँ से जहाँ पर आप सामान भेजोगे, ट्रांसशिपमेंट हब ये है, तो फिर आप अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आपके सामान की अगर बिक्री इन जगह पर होगी तो मेरे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, मैं तुमसे और खरीदूंगा, तुम्हारा अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन होगा तो तुम्हारे यहाँ जॉब्स ही बढ़ेंगी। इस बैकड्रॉप में यहाँ पर 2 इनिशिएटिव हमें याद रखने चाहिए। एक तो है लोकल करेंसी सेटलमेंट और दूसरा है सेपा। अब ये क्या है? जैसे कि इंडिया ने यूएई से 2023 में कहा भाई हम आपसे ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये खरीदेंगे, लेकिन पैसा देंगे रुपया में। तो उन्होंने कहा टेंशन ही नहीं है, आप रुपए में दो, हमें कुछ लेना होगा हम दिरहम में लेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोकल करेंसी सेटलमेंट से एक तरीके से हमारी डिपेंडेंस यूएस डॉलर पर कम हुई कि नहीं हुई? हुई। इसके साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका सीधा सा मतलब ये है कि गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये तीनों चीज़ें हमें यूएई के साथ बढ़ानी है। 2030 तक का हमारा टारगेट है कि $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा यूएई और इंडिया का। आप कहेंगे सर इससे मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि आप तो अपने बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। कारण अगर यूएई के साथ ट्रेड बढ़ा तो ट्रेड बढ़ने का मतलब है इंडिया से बिक्री भी ज़्यादा होगी। बिक्री ज़्यादा होगी तो उन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, है कि नहीं? ऐसी सर्विसेज अभी आएगा इन डिटेल। इन्वेस्टमेंट, भाई यूएई के पास पैसा तो बहुत है और इंडिया को कैपिटल की ज़रूरत है टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए भी अब यूएई के साथ मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना आसान हो गया है। आप कह सकते हैं सेपा के थ्रू यूएई ने एक बात कही है कि देखो इंडिया और यूएई आपस में प्रेफरेंस देंगे एक दूसरे को। तो भाई ये तो अच्छी बात हो गई ना। अब ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। अगर मैं पूरे गल्फ रीजन की बात करूं, इस रीजन की बात करूं, तो आज़ाद होने के बाद इंडिया इसको कैसे देखता रहा है? तो एक तो नैम से देखता रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों को याद आ रहा होगा नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, याद आ रहा है? इजिप्ट के नासिर, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, दे वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नैम, है ना? और इनका इन्फ्लुएंस बताया जाता था इस अरब वर्ल्ड पे।
तो यानी कि एक तो नैम वाला लिंक था कि भाई हम यूएस से यूएसएसआर की आपस की क्रॉस फायर में नहीं फंसेंगे, हम तो अपने डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। अब ये वो कंट्रीज थे ऑलरेडी ये वेस्टर्न कंट्रीज की मार झेल चुके थे। इनके जो बॉर्डर्स हैं ना, ये बॉर्डर्स भी ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों ने बनाए थे और इस तरीके से बना दिए कि आज तक ये रीजन स्टेबिलिटी पा नहीं सका। जैसे कुर्दिस्तान की मांग, कुर्द लोगों से वादा किया तुम्हें देंगे कुर्दिस्तान, फिर उन्हें बांट दिया इस तरीके से कि कुछ सीरिया में है, कुछ टर्की में है, कुछ इराक में है। इस पूरे रीजन को पहले कहा था एक देश बनाएंगे, देश बनाया नहीं, अलग अलग जगह बांट दिया, तीनों जगह वो माइनॉरिटी हो गए। अब वो अपने देश की मांग करते रहते हैं। ये तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। तो मुद्दे की बात ये है कि ये रीजन भी परेशान था कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारा भविष्य तय इसके आगे फिर ये बड़ी ताकतें करें। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारे तुम्हारे विचार मिलते हैं। इसके अलावा वर्कर्स, अब इन कंट्रीज़ में जैसे ही स्पेशली 1930s के बाद बयार आई किसकी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की। एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए आपको चाहिए वर्कर, इंडिया से वर्कर जाने लगे, तो इनको वर्कर की ज़रूरत और हमें पैसों की ज़रूरत। वहाँ से कमाई कर रहे थे, अपने घर भेज रहे थे रेमिटेंसेस, तो ठीक है भाई, ये भी एक एंगल हो गया रिलेशन का। ऑयल मिला तो भाई हमारी इकॉनमी को ऑयल चाहिए। और फिर रिलीजन का एंगल, तो यानी कि एकोमोडेटिंग रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज वी हैड टू फॉलो कि भाई इस्लाम की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चार जो है मेजर पिलर्स रहे। लेकिन अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या, और यूएई कैसे एक टूल भी है, इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है टू विन मिडल ईस्ट और मैनेज सऊदी अरब, न्यूट्रलाइज सऊदी अरब। तो आज हम थिंक वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, आसियान नेशन, ऐसे ही थिंक वेस्ट। और थिंक वेस्ट के लिए कनेक्ट वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और कनेक्ट वेस्ट के लिए कितने लोगों को आईमैक याद आ रहा है, आईमैक याद आ रहा है। G20 के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कनेक्ट करेगा, यूएई से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक एंगल नहीं दिख रहा होगा। स्ट्रेटेजिक एंगल का मतलब जो इंडिया के हैं दुश्मन, वो ये देश भी समझे अपने दुश्मन। आप कहेंगे मतलब है I2U2। मतलब I2U2 का मतलब क्या है? अरे इंडिया, इजराइल, यूएस से यूएई, इन चारों ने मिलकर बना दी एक तरीके से मिडिल ईस्ट की क्वाड। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर चाइना इस रीजन में अपनी बढ़त बना रहा है तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी एक ग्रुपिंग बनाते हैं टू काउंटर चाइना। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, यानी कि लास्ट वाले चैनल की, मतलब 2024 तक की, 14 से 24, तो मोदी जी की 7 विजिट हुई यहाँ पर, और देखा गया कि मोदी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया कि यूएई के साथ तो रिलेशन स्ट्रेंथन करने हैं। जैसे स्टेटमेंट देखिए, इंडिया यूएई आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। अब अर्ली स्टेट क्या थी? जैसे हम आज़ाद हुए उसके बाद मैंने कहा कि ये 4 एंगल्स पे थे, नैम, रिलीजन, ऑयल, वर्कर, है ना। लेकिन जब ये 1980s 90s वाला पीरियड था, ये इंडिया और गल्फ के बीच में गैप ला रहा था हमारे रिश्तों में। ऐसा क्यों? याद करो, राइट्स, मेरठ राइट्स, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। तो इन कारणों की वजह से एक नैरेटिव फैला हुआ था गल्फ कंट्रीज़ में कि यार, यानी कि इंडिया में एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर नॉट सेफ हियर। डिसइंफॉर्मेशन वाला एंगल मैंने आपको बताया, बैक चैनल्स के थ्रू जानबूझकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे एस्पेक्ट, मतलब एडिट करके चीज़ें फैला दी कि भाई एंटी मुस्लिम यहाँ पर टेक्स्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब मोदी जी को तो बैन किया गया था दैट गोधरा इंसिडेंट के बाद। तो इसी वजह से लोग सोच रहे थे 2014 में जैसे ही मोदी जी आए, अब रिश्ते कैसे होंगे। शुरुआत में गल्फ कंट्रीज भी कॉशियस थे, दे वर थिंकिंग कि ठीक है, इससे पहले जैसी हमारी रिलेशन जिन बेसिस पे चल रहे थे वैसे ही लगभग चलते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, अगर आप दूसरे के इंटरेस्ट को डिलीवर कर सकते हैं तो दूसरा लाख तुम्हारा दुश्मन हो, जैसे उसको पता लगा कि अरे यार तुम तो बहुत काम के हो, तो रिश्ते बदलते समय नहीं लगता। तो यानी कि 2014 का जो पीरियड है वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यार अब जो इंडिया है वो 1980s का इंडिया नहीं है। 1990s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन चुकी है भाई। सबसे बड़ी पॉपुलेशन, एक तरीके से इतनी बड़ी मार्केट। तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है वो हमारे पास है। तो अब बताओ, रिलीजन करोगे क्या? लोग कहेंगे नहीं नहीं यार, रिलीजन क्या है, सबसे पहले तो यार इकोनॉमी है। तो ऐसे में ही हमने एक टिल्ट देखा। अब हम डीपनिंग देख रहे हैं टाइज का विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी।
तो रिश्तों में बदलाव का एक कारण है भारत का इकोनॉमिक वेट। इस कारण अभी गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलती। पाकिस्तान कहता है इंडिया के खिलाफ बोलो, तो कहते हैं यार तुम यार पंगा मत कराओ, तुम खुद तो इकोनॉमिकली बर्बाद हो, हमारा भी जो अच्छा काम बन सकता है। ऑयल कितने समय तक बेचेंगे भाई, अब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का टाइम है। तुम तो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की अपॉर्चुनिटी हमें दोगे नहीं, लेकिन इंडिया की मार्केट को थोड़ा ना भूल जाएंगे। तो इससे आपको पता लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलीजन एज अ टूल इस्तेमाल होता है, वो कोर नहीं होता फॉरेन पॉलिसी का या नेशनल इंटरेस्ट का। यूए गेटवे की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से हम यूएई को गेटवे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इन मेना कंट्रीज। तो इस वजह से यूएई तो इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि गेटवे है। अब जरा इनके इतिहास में देख लेते हैं कि अगर किसी से रिश्ते बनाने हो जरा इतिहास को देख लो, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ इम्प्रिंट प्रेजेंट पे होता है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं आज आप यहाँ पर देखते हैं ये गल्फ कंट्रीज, लेकिन एक समय पर इनको कहा जाता था क्रूशियल स्टेट्स। था क्या, ये एक्चुअली छोटे छोटे अरब ट्राइबल ग्रुप्स थे। जैसे कि आज यहाँ पर आप दुबई की अमीरियत देखते हैं, लेकिन क्या थे, छोटे छोटे ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़ थे, छोटे अरब प्रिंसिपैलिटीज़, अपनी कोई आर्मी नहीं थी, अरब प्रिंसिपैलिटीज़। इनका भविष्य तो जब बदला जब एक्चुअली ये ऑयल डिस्कवर होने लगा। इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी भी कहाँ से आई, अरे यूरोपियन नेशंस, यूएस से इन्होंने टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने उसका बेनिफिट भी खूब उठाया। लेकिन मुद्दा ये था कि भले इनके पास ऑयल नहीं था, लेकिन इनके पास थी लोकेशन विच वॉज कनेक्टिंग ईस्ट, यानी कि इंडिया जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, और दूसरी तरफ वेस्ट, इसके ऊपर यूरोप था। तो अगर लैंड की कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो हालांकि ऊपर से ट्रेड होता था पर्शिया की तरफ से, लेकिन जो वाटर है, मतलब वाटर के थ्रू ट्रेड तो यहाँ से हो रहा है। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स सोचते थे, यूरोपियन पावर सोचती थी कि यार ये वाला जो रीजन है ना, इसको ट्रूशल स्टेट्स मानते हैं। ट्रूशल वर्ड बना है ट्रूस से, यानी कि इस पर पंगा नहीं होना चाहिए, इसको ना एक बफर की तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। आप कहोगे इस पर पंगा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पंगे के लिए केवल एक लोकेशन है, ऑयल आना बाकी है। जैसी ऑयल आने लगता है, जब ऑयल डिस्कवरी होने लगती है, फिर तो क्या है, फिर तो ये जोन स्ट्रैटेजिक जोन बन जाता है। यूएसए का आपको पता है सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट बेस बनाते हैं और फिर सऊदी अरब को एज अ पिलर यूज़ करने लगते हैं। खैर, जब इनको माना गया कि भाई तुम क्रूशियल स्टेट हो, तो अब यूरोपियन पावर्स ने माना, जैसे कि ब्रिटिश ने माना कि यार इस तरफ तो इंडिया हो गया, अब ये जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी रहे, तो चलो ऐसा करो, हम तुम्हें मॉडर्नाइज करने में सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में इनका जो पुलिसिंग सिस्टम है, इनको जो नेसेसरी इकोनॉमिक चेंजेस करने थे, उसमें ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट किया। जो पर्शियन गल्फ शेकडॉम्स थे, जो इनके शेख्स थे, उनको सपोर्ट किया। तब इतना बड़ा पावर नहीं था। तो अब जो प्रेजेंट मोमेंट है, तो प्रेजेंट मोमेंट में अब मुद्दा केवल सिक्योरिटी का थोड़ी ना है, अब तो इकोनॉमी प्रोग्रेस का भी है। इसी वजह से ये लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूएई का करंट सिग्निफिकेंस देखें, अब मैं केवल यूएई पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यूएई इज़ द गेटवे टू मिडिल ईस्ट। कैसे हमें सऊदी को न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज ऐसे करना है कि सऊदी खुशी खुशी हमारे साथ हाथ में मिलाए। क्योंकि देखो, रिश्तों का एक रोल है, जब तक तुम क्या कर सकते हो ये करके नहीं दिखाओगे, तो दूसरा भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात। तो अगर सऊदी कुछ मोमेंट्स पर इंडिया को हल्के में ले, चाइना को प्रेफरेंस दे, तो अगर हम कुछ ऐसे मोमेंट्स सऊदी के लिए क्रिएट कर दें कि भाई तुम यूएई को नीचे करना चाह रहे थे कंपटीशन में, अगर इंडिया यूएई के साथ खड़ा हो गया, तो देखो यूएई तुम्हें काउंटर कर पा रहा है इकोनॉमिकली। तो ऐसे में सऊदी को लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार इंडिया के साथ तो बनाकर रखनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो कई बार जिसके साथ तुम्हें बनानी है, तो उसको कई बार कुछ बीच बीच में शॉक भी देने पड़ते हैं टू शो योर इंपॉर्टेंस, राइट। तो एक तो इकोनॉमिक पावर है, क्यों, मैंने बताया ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे, और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की बात करें तो चौथा स्थान, अगर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इंपोर्ट की बात करें तो सेकंड पोजीशन, प्लस जीसीसी, अरब लीग, इन सब में यूएई अपनी इकोनॉमिक वेट की वजह से एक डिप्लोमेटिक पावर रखता है। मतलब अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या अरब नेशंस की लीग चाहेंगी एंटी इंडिया स्टैंड लेने के लिए, और यूएई का इंटरेस्ट फंसा हुआ है इंडिया के साथ, तो मुझे बताओ वो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए होने देगा क्या, नहीं होने देगा। अलायंस देखिए, बताया ना आपको कि देखो चाइना एक्सपेंड करना चाहता है अपना इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, तो ऐसे में यूएई यूएसए मिलकर इंडिया के साथ पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और यूएसए क्या चाहता है, चाइना को बढ़ने ना दें, क्योंकि चाइना काउंटर करेगा यूएसए को। तो इस वजह से यूएसए क्या चाह रहा है,
यूएसए जा रहा है कि यार इंडिया, तुम्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना ही है, और अगर ये मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है तो मिडिल ईस्ट में अपना पिलर है यूएई, तो हम मिल जाते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं इजराइल को, तो मिलकर बना देंगे ITU2 एक ऐसा पिलर टू काउंटर चाइना। दैट इज व्हाट दे वर विजुअलाइजिंग। अब आप सोचेंगे सर यूएई इजराइल, मतलब यूएई तो अरब कंट्री है, इजराइल के साथ रिलेशनशिप, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि रिलेशनशिप बदल जाती हैं, मैटर करता है कि व्हाट इज ऑन द टेबल, मतलब इंटरेस्ट क्या है, कहाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बदला तो सब बदल जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, अब्राहम अकॉर्ड जो यूएस ने मीडिएट कराया, जैसे यूएई से कहा यार इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे करो, क्या दिक्कत है, इस रीजन को जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाओ, तो यूएई ने जैसे ही ये करा तो सऊदी ने कहा अच्छा यूएई तुम यूएसए और इजराइल के साथ रिलेशन बना रहे हो, मतलब इजराइल के साथ रिलेशन बना रहे हो, तो यानी कि अब तुमसे हम स्टेप बैक करेंगे। तो अब इसमें बात थी कि यार यूएई से अगर सऊदी स्टेप बैक कर लेगा, इतना बड़ा देश, इतना पावरफुल देश, तो यूएई को कुछ बैकिंग तो देनी पड़ेगी, तो बैकिंग में इंडिया भी खड़ा है, बैकिंग में यूएसए भी खड़ा है। पोस्ट अरब स्प्रिंग, यूएई ने कहा कि यार बहुत हो गया टाइम जिसमें मुझे एक सॉफ्ट पावर की तरह माना जाता है, मुझे केवल एक इकोनॉमिक पावर की तरह माना जाता है, लेकिन अब मुझे अपनी पावर के सारे रंग दिखाने पड़ेंगे। मतलब अरब स्प्रिंग था क्या, अरब स्प्रिंग जैसे ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से एक आंदोलन है जहाँ पर जनता ने अरब नेशंस की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई, ट्यूनीशिया से फैलता हुआ फिर वो सीरिया तक जैसे पहुँच गया, इजिप्ट में पहुँच गया। तो अपने पावर के सारे रंग का मतलब पता है क्या है, कि उस रीजन में अगर किसी देश के अंदर सत्ता पलटती है और तुम पर इम्पैक्ट हो सकता है, तो भाई साहब तुम डिसाइड करो ना कि कौन सत्ता में आएगा। तो इन्होंने ऐसा किया, जैसे कि इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड, एक ऐसी पार्टी जो कि मुस्लिम सॉलिडारिटी के नाम पर रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करती है। तो आप खुद ही बताओ, अगर आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी पावर में आ रही है, और यूएई जिसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्लूरलिज्म वाले हैं, जो इंडिया से मैच करते हैं, जैसे इंडिया के वसुधैव कुटुंबकम वाले, ऐसे ही यूएई के, तो यूएई कह रहा है कि यार ऐसी पार्टी को पावर में आने नहीं देंगे। तो यूएई पैसा लगा रहा है, सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन को, जैसे फतेह अल सीसी की सरकार को, कि यार तुम बैठो यहाँ पर। अगर यूएई ये कर पाया जो करा उसने, तो एक तरीके से यूएई ने मैसेज दे दिया यूएसए तक, इंडिया तक, कि देखो हम केवल इकोनॉमिक पावर नहीं है, अगर किसी इस देश में कोई ऐसी पावर आएगी जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रॉब्लम है, तो हम बैठे हैं ना यहाँ, हम वहाँ पर पावर ही चेंज करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ऐसे में अब यूएई हमारे लिए क्या है, केवल इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा, पावर तुम तभी हो जब तुम कुछ करके दिखाते हो जिससे दूसरे का इंटरेस्ट आप में बढ़े, तो वही यूएई ने करके दिखाया। सीरिया, अब देख लो, अब जैसे यूएई के साथ, यूएई के यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन, लेकिन यूएसए भी तब तक यूएई की कद्र करेगा जब यूएई बीच बीच में ये भी दिखाएगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी है। आप कहेंगे मतलब, जैसे सीरिया, अब सीरिया में बशर अल असद की सरकार को यूएसए अपोज करता है नहीं भाई, इसी तरीके से तो वहाँ पर बशर असद के खिलाफ उन्होंने रेबेलियन को सपोर्ट किया। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कह रहे यार सीरिया को तुमने हटा दिया इससे, ग्रुपिंग से, इस रीजनल ग्रुपिंग से, हम सीरिया को दोबारा लाएंगे। आप कहोगे इससे क्या मतलब, अरब लीग में दोबारा लाने से क्या मतलब। देखो यूएसए कई बार क्या करता है, वो किसी नेशन को अपोज तो करेगा कि देखो तुम मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन यूएसए फिर उसके साथ रिलेशन बनाकर भी रखता है। क्यों, जब ज़्यादा बात बिगड़ेगी तो यही जो मीडिएटर है ये काम आएगा। अगर आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाऊं, एग्जाम्पल ले लीजिए कतर का। कतर पर आरोप लगता रहा कि तुम आतंकवादी समूहों को पैसा देते हो, जैसे कि तालिबान को। कतर का बॉयकॉट कर दिया था सऊदी ने भी, यूएई ने किया, तुम तो आतंकवादियों को पैसा देते हो, राइट। यूएसए अपोज कर रहा था कतर को, सऊदी से कह रहा था कतर से दूर रहना। कतर तो देखो तालिबानियों को सपोर्ट करा, और तालिबान में हम 20 साल से लगे हुए हैं उनको मारने में, तालिबानियों को देखो, तालिबान को ऐसे देश सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल से पैसा कमा रहे हैं। कतर ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तालिबान के साथ रिश्ते बनाकर रखूंगा। जैसे ही यूएसए को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, तो ऐसे में यूएसए ने किसका साथ लिया, कतर का साथ लिया। याद करो तालिबान का हेड ऑफिस कहाँ था, आउटरीच ऑफिस कहाँ था, कतर की राजधानी दोहा में। तो एक तरीके से फिर कतर, यही कतर काम आया यूएसए के मीडिएटर की तरह। तो कई बार एक देश का जो दुश्मन है, एक बड़ी पावर का जो दुश्मन है, उसके साथ तुम्हारे बनाए हुए रिश्ते
और उसमें एक बैलेंस, राइट, जिसमें तुम दोनों के मीडिएटर हो सकते हो। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रेटेजिक स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? कतर के केस में हुआ ऐसा ही, यूएई के केस में भी ऐसा होगा, दैट इज प्रिडिक्शन। क्योंकि सीरिया में अभी तक इंस्टेबिलिटी है, और कब तक तुम पैसा हथियार बहाते रहोगे? अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा। तो यूएसए के काम फिर ये यूएई आएगा। डिप्लोमेटिक हैवीवेट है। अभी जो एग्जांपल्स आपको दिए कतर वाला, तो कतर का जैसे मैंने कहा बॉयकॉट कर दिया था, फिर कतर को दोबारा शामिल भी करा लिया। तो ये शो करता है कि यूएई मिडिल ईस्ट में जो चाहता है उसको करा पाता है। अगर यूएई ऐसा करा पाता है तो यूएई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्टिंग इंडिपेंडेंस, बेस्ट एग्जांपल देखिए हुआ क्या कि जैसे सऊदी और रशिया, इन्होंने कहा आफ्टर दिस यूक्रेन क्राइसिस कि यार ये यूएसए हमसे कह रहा है कि ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा दो, ज़्यादा बिक्री होगी, लेकिन हम तो ऑयल के प्रोडक्शन को अभी रोक कर रखेंगे, कम रखेंगे। हमने कहा भाई क्यों रखोगे? उनका कहना था क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे तो कम ऑयल बेचकर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन यूएई ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो अपना अलग पॉलिसी रखूँगा, यानी कि मैं तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर रखूँगा, सेल करता रहूँगा, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता जब मैं ज़्यादा बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। तो एक तो यहाँ पर यूएई ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यू कैन से सोल्यूशन रिफ्लेक्ट कर दिया कि भाई सऊदी में तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा, ठीक है। तो यूएसए को लगा यार तुम तो बड़े काम के हो, सऊदी आओ गले लग जाओ, मतलब यूएई तुम गले लग जाओ। अब लेकिन यूएई ने कहा देखो, अब एक और चीज़ देखो कि तुम चाह रहे हो कि मैं एक अलायंस का पार्ट बन जाऊं, कंबाइंड मैरीटाइम अलायंस, जो कि कौन बना रहा है? यूएस से बना रहा था। किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। और इनसे कह रहे थे कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। तो यूएई ने कहा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मतलब कि मेरी लोकेशन के इतने करीब ईरान बैठा है, ठीक, ये बैठा ईरान, ये देखो, ये रहा यूएई और ये बैठा ईरान। और यहाँ पर यूएसए कह रहा है कि यार यूएई तुम ना मेरे साथ ना एक अलायंस का पार्ट बन जाओ जिसमें कि हम मिलिट्रीली अगेंस्ट होंगे ईरान के। यूएई ने कहा देखो ऐसा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पर जिन स्कॉलर्स का प्रभाव है जैसे कि मर्शाइमर, उनको तो हमारे लोग भी पढ़ते ही हैं, तो हमें पता है दैट यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी ऑफ ब्लीड एंड बेट या बेट एंड ब्लीड। मतलब तुम बेट बनाना चाहते हो हमें ईरान के सामने कि तुम तो वहाँ बैठे हो इतनी दूर, यू हैव दिस मच डिस्टेंस। अगर ईरान को वॉर करना हुआ सीधे सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? यूएई पर अटैक करेगा। तो मतलब बलि का बकरा बनाना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं चलेगा। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पॉलिसी चलेगी। तो इसी वजह से उन्होंने शो किया कि यार अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगी। तो यूएसए को दिखा दिया इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा वैल्यू करो हमारी। अब इसके बाद कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो यूएई इंडिया में देख रहा है? तो इसमें हम 3 एंगल देख सकते हैं। एक तो अमेरिका रिसीडिंग, यानी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को इतना चाव क्यों था, क्यों इतने करीब था? उसका एक रीज़न था ऑयल। लेकिन अमेरिका में जब से शेल गैस की डिस्कवरी हो गई है तो उसकी डिपेंडेंस ऑफ ऑयल इंपोर्ट कम हो गई है। तो आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, जिसकी ज़रूरत कम उसके साथ रिश्ते भी थोड़ा धीमे हो जाते हैं, फिर उतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होगा, है ना, टाइम स्पेंड नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर है। तो उन्हें पता है कि अगर अमेरिका इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है यूएई पर या इस पूरे मिडिल ईस्ट पर, तो इतना रुझान नहीं होगा। दूसरा, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें जनता यही मांग कर रही है कि यार तुम अपने लोगों को वहाँ तुमने इराक में झोंके रखा, इतने साल अफगानिस्तान में झोंके रखा, तो वी कांट एक्चुअली टेक अनदर वॉर, अनदर मिशन जहाँ पे तुम अमेरिका के लोगों को झोंक दो। तो यानी कि मिलिट्रीली वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड नहीं करेगा मिडिल ईस्ट में। तो यूएई को लगता है जब हमारी सुरक्षा की बात आएगी तो ऐसे में हमें अल्टरनेटिव पावर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होंगे, एंड दैट कैन बी इंडिया इन फ्यूचर। तो इंडिया को एज एन ऑप्शन देख रहा है। नेक्स्ट रीज़न, मॉडर्न टेररिज्म। एक समय था यूएई को लगता था कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, ये काफिर को मारने पता कहाँ जाते हैं? यूरोप जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अब आईसिस ने दिखा दिया है कि भाई साहब ये तो अटैक मुस्लिम कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं। तो अब जो नई तरह का टेररिज्म है इसको हैंडल करना है तो हमें ऐसे कंट्रीज़ के साथ टाई अप करना पड़ेगा जो टेररिज्म के मुद्दे पर शुरुआत से सेंसिटिव रहे हैं, जैसे कि इंडिया। इकोनॉमिक एस्पिरेशंस, यूएई चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल प्लस बनाए,
ऑयल प्लस बनाने के लिए उसको इंडिया के साथ पार्टनरशिप करनी होगी, टैपिंग इनटू द पोटेंशियल ऑफ इंडियन मार्केट। तो इस तरीके से इन 3 रीजंस की वजह से अमेरिका रिसीडिंग, टेररिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये तीनों रीजन से इंडिया उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, केवल हमारे लिए ही नहीं। यूएई और सऊदी का कंपटीशन है, अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको और कोई रीज़न भी दीजिए, ये रीज़न देख लीजिए। यहाँ पर सऊदी क्या चाहता है कि अब अपनी इकोनॉमी को ना दुबई की तर्ज पर लाएं, यूएई की तर्ज पर लाएं, यानी कि उनकी कमाई का जो बड़ा भाग है वो ऑयल एक्सपोर्ट करने से ना आए, टूरिज्म से आए, सर्विस इंडस्ट्री से आए। तो ऐसे में अगर ये इस पर फोकस करेगा तो मुझे बताओ यूएई के लिए एक बड़ा कंपटीशन है कि नहीं? अरे दुबई के लिए कंपटीशन है कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल कंपटीशन है। आप कहेंगे सऊदी इस विषय में कुछ कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल कर रहा है। जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बना रहा है, बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क। जेद्दा में टावर बना रहा है जो बुर्ज खलीफा से ज़्यादा ऊंचा जाएगा। तो मतलब वो दुबई यानी कि यूएई का जो कंपोनेंट है उसको सरपास करना चाहता है। तो एक तरीके से यूएई को लेगा यार, मतलब हमें ही कम्पीट कर रहे हो तुम। यूएई इंक्रीज कर, ये ऑयल वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, उसने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, सऊदी को पसंद नहीं आया था, राइट, ये वाला पॉइंट। इंडिया ने सपोर्ट कर दिया यूएई को उस टाइम पर कि तुम बढ़ाओ प्रोडक्शन यार, हम तुमसे ऑयल खरीदेंगे। तभी वो हमने करा था वो जो लोकल करेंसी सेटलमेंट था कि यूएई तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, हम तुमसे खरीदेंगे और लोकल करेंसी में खरीदेंगे, डॉलर पर डिपेंडेंस भी नहीं होगी, दोनों के लिए फ़ायदा होगा। ये देखिए, सऊदी अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म सेंटर की तरह डेवलप करना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो ऐसे में यूएई के लिए एक बड़ा कंपटीशन है। कंपनीज को थ्रेटन कर दिया सऊदी ने कहा अगर हमारे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो हेडक्वार्टर भी हमारे यहाँ रखो। इससे नुकसान यूएई को हुआ, कई कंपनीज को अपने हेड ऑफिस शिफ्ट करने पड़ रहे हैं सऊदी में। तो ऐसे में यूएई को अब नई कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बनाना चाहते हो सब्सिडायरी बना लो, यहाँ से छोड़कर मत जाओ। तो ऐसे में इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो वहाँ पर अपने हब स्टैब्लिश कर सकता है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, आप में से जो लोग P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का एक जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि आपकी बुक्स, पहले फाउंडेशन, देन सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में रिवीजन, देन मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिसमें आप दिल्ली आकर ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कंप्लीटली फ्री, मतलब आपका रहना खाना ऑल टेकन केयर बाय स्टडी IQ, जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इस बैच से। ये बैच स्टार्ट हो चुका है और क्लोज हो रहा है 30 जून को, मतलब अभी ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ नाउ। कई बार एक ही चीज़ से हम चूकते रहते हैं, हम पहला स्टेप नहीं लेते। तो अगर आपने सोचा है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कंप्लीट बैच जो है, जिसमें कि केवल कोर्स कंप्लीट नहीं, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपके ज्ञानवाणी सेशंस एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें है और तीनों वर्जन्स में अवेलेबल है। studyIQ.com पर जाएंगे, त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो यू कैन सेव 5000 अप्रॉक्स एक्स्ट्रा इफ़ यू ज्वाइन टुडे, क्योंकि ये कुछ ग्रैंड लर्निंग डेज सेल चल रही है। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर मोक्ष तक, तो पूरा कंप्लीट मैं ही पढ़ाता हूँ। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका PSR में इंटरेस्ट है। कंसिस्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट इस ऑप्शनल से आते हैं, तो त्यागी लाइव कोड ज्वाइन करके मतलब कर सकते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है पेपर 1 सेक्शन A से, ठीक है। तो अगर कोई 2025 में दे रहा है तो उसको इससे ज़्यादा डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2026 में दे रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए दिसंबर तक कंप्लीट करो, फिर आप रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करो, यू विल बी थोरो, यू विल बी कॉन्फिडेंट। नाउ चैलेंजेस क्या हैं यूएई के सामने? चैलेंजेस तो एक तो वो वाली बात हो गई, दुबई का अल्टरनेट वहाँ पर खड़ा हो रहा है। उनको लगता है कि देखो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो यहाँ से प्रोफेशनल्स ज़्यादा आ सकेंगे, क्योंकि एक रफ एस्टिमेट आपको बताऊँ कि 2/3 के आसपास जो पॉपुलेशन है यूएई में वो बाहर की पॉपुलेशन है। अगर उसको सऊदी अट्रैक्ट कर लेगा, ज़्यादा इंसेंटिव्स देगा, तो इनके लिए चैलेंज हो सकता है। तो इंडिया में भाई जनता की कमी तो है नहीं और हम स्किल्ड पर भी फोकस कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम स्किल कैपिटल बनाएंगे दुनिया का इंडिया को, तो भाई सब वहाँ पर ये काम आ सकता है। अब ट्रेंड हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वो पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी बनना चाहता है। तो इंडिया ने पता क्या किया, यूएई के साथ हम ग्रिड पर बात कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी का हब बनेंगे और अपनी सोलर एनर्जी आपके साथ फ्यूचर में शेयर कर सकेंगे। आप कहेंगे इनको एनर्जी की कब से ज़रूरत पड़ गई, इनके पास तो ऑयल है। भाई साहब आप आज की सोच रहे हो, 50 साल बाद क्या होगा उसके बारे में अभी से तो काम करना पड़ेगा, तभी तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम हो पाएगा। तो यूएई और सऊदी दोनों के साथ हमने ऐसा सोचा है, ग्रिड कनेक्टिविटी। तो दिस इज़ फ्यूचर कोऑपरेशन। इंडिया के इनिशिएटिव, एक तो ये वाला जो पार्ट था कि हम थिंक वेस्ट पर बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पर बात करें। इसके अलावा यूएई को क्या पसंद आ रहा है इंडिया में, कहा जा रहा है कि इंडिया में जो स्टेबल गवर्नमेंट है, प्लस इससे पहले जो
जो 10 सालों की सरकार थी, तो उसमें ना गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट किया है, कुछ एक एलिमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन ओवरचर भी शो किया है। तो ऐसा ही यूएई के यहाँ होता है कि भाई एक लीडर है, उसने कहा ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा, वो आ जाता है। तो यूएई का जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसको लगता है कि रिलेशंस तब शायद ज़्यादा बेहतर चलते हैं जहाँ पर थिंग्स आर डन स्विफ्टली, जिसके लिए एक स्थिर सरकार होनी ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है, ये अट्रैक्ट करता रहा है यूएई को। यूएई का वैल्यू सिस्टम देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, यानी कि प्लूरलिज्म के प्रिंसिपल पर बात करता है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है। तो इंडिया में भी G20 सिग्नल करता है इसी बात को, वसुधैव कुटुंबकम। रिसेंट मूव ये आईमैक वाला है, तो ये तो भाई सब मतलब जो मिस्टर बाइडेन है, ही वाज सेइंग कि यार दिस विल चेंज द होल सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस रीजन। हालांकि अभी जो इजराइल और हमास का इशू चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर बीच में अटकलें हैं कि वो डिले होगा, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन निकलेगा और दिस इज गोइंग टू बी द रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यूएई, सऊदी दोनों स्ट्रेटेजिक रडार पर इंडिया के इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में इंडिया को अपने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पाना है, तो यूएई को मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर मानकर आगे बढ़ते रहना होगा। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू एंड शशांक त्यागी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके डायरेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ यूएई इन इंडियाज रिलेशन। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको इतने सारे डायमेंशंस मिल चुके हैं दैट यू आर हैविंग सम कॉन्फिडेंस, राइट? दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट्स, या कौन से नए टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। आई रीड एवरी कमेंट। मैं आपको लास्ट में शो कर देता हूं कि कैसे आपको स्टडी IQ के कोर्सेज को ज्वाइन करना होता है। आप studiiq.com पर जाते हैं और जैसे P2I पर आपने क्लिक किया, जो कि GS फाउंडेशन है, ये आपका बैच 30 जून को क्लोज हो रहा है। अभी ग्रेट ये सेल चली है, ग्रेट लर्निंग सेल। ज्वाइन करते समय आप यहाँ पर ऑफर में जाएं, तो ये वाले कोड आप लगाएंगे तो कितना सेव कर रहे हैं, 3500 सेव कर रहे हैं। और अगर आप ये वाला कोड लगा लेंगे TYAGILIVE, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, देखिए त्यागी लाइव, और 7000 एक्चुअली सेव कर रहे हैं। आई वाज सेइंग कि 5500 के आसपास, बट 7000 आप सेव कर रहे हैं आज, क्योंकि ये सेल चल रही है। तो डायरेक्टली आप ज्वाइन करेंगे तो एकदम से आप ईमेल आईडी अपना नंबर देंगे, ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे वेबसाइट ऐप में और डायरेक्टली आप आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, उस पर्सनल मेंटोर से आप व्हाट्सएप कॉल पर कनेक्ट रहेंगे। कोई भी इश्यूज़ हैं आपके, जो आप एड्रेस इसमें आगे जाकर डालेंगे, वो एड्रेस पर आपकी बुक सेट्स आ जाएगा, 18 बुक्स, जिसमें सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर हैं। और ऑप्शनल के लिए आप जाएंगे यहाँ पर, ये रहा यूपीएससी ऑप्शनल, सबसे टॉप पर आपको PSR मिलेगा, ये रहा PSR ऑप्शनल, ये रहा बैच। साल में एक बार, मतलब अगर हम साइकिल की बात करें ऑफ अटेम्प्ट, पेपर 1 सेक्शन A से स्टार्ट होता है, तो अभी वो बैच स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली हियर। और इसमें टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें त्यागी लाइव आपने कोड यूज़ किया, इन 3500 यू कैन सेव एक्स्ट्रा इफ़ यू ज्वाइन नाउ। इसमें क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। लाइव क्लासेस के बाद जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आप n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होगा, अगर मैं PSR ऑप्शनल का बात करूँ, 5.5 महीने के आसपास। जो आपका P2I बैच है वो तो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, यानी कि जब तक आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, पूरे उस 2 साल के साइकिल में आपके साथ वो कोर्स रहेगा, राइट? अगर कोई आप में से ऐसा है जो करोलबाग आकर दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आप SIQ ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको PSR ऑप्शनल बैच मिल जाएगा और ये P2I ऑफलाइन बैच मिल जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस अलग हैं, जैसे P2I ऑफलाइन में इंडियन पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन बैच अलग है। ऑनलाइन में मेरा बैच स्टार्ट होगा 8 अगस्त को, और ऑफलाइन का PSR ऑप्शनल अभी चल रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली कम ऑफलाइन एज वेल। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए, जय हिंद।